Hi guys, good morning. Today we will study about the next topic of physics, that is resistivity. Let us start. What is resistivity? Resistivity. तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस को हमने देखा था कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके डिपेंडेंट के बारे में यही बताया गया था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है उस कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर यानी उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड टेम्परेचर के बारे में हमने बताया था, और फोर्थ बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, ये चीज़ें। तो टेम्परेचर ये आउटर फैक्टर है जो हम बाहर से उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसे देते हैं। और नेचर ऑफ मटेरियल ये एक प्रॉपर्टी है, कोई क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे दो क्वांटिटी हमें मिल रही है, क्या क्या है? एक लेंथ है और दूसरा मिल रहा है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इन दोनों के जो डिपेंडेंस की बात हम करें, किस टाइप से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस एरिया और उसकी लेंथ, कंडक्टर के लेंथ के ऊपर, तो इसके बारे में हमने बताया था। उन्हीं दोनों को लेकर के, उन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर के हमें रजिस्टिविटी को पढ़ना है। रजिस्टिविटी क्या है? तो उसके लिए हमें यही करना है कि हमें रेजिस्टेंस को पहले देखना है, रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस को देखना है। तो रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to cross section or cross sectional area of conductor। तो ये चीज़ रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताया था, क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हमने बताया था, डायरेक्टली का मतलब होता है कि जिसके डायरेक्टली होता है कि जिस तरह का उसमें चेंज होगा, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेम उसी टाइप का चेंज इस क्वांटिटी के में होगा। जैसे लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम उसी कंडीशन में जो एरिया की बात करें तो एरिया के इन्वर्सली का मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, उसका एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे दिखाया, ये इसके डिपेंडेंस भी है और यही मेन रीजन बनेगा रेजिस्टिविटी के को फाइंड करने के लिए। अब हम यहाँ नीचे मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज एल, लेंथ एल मान लेते हैं, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, कैपिटल ए। तो ये चीज़ें हम ये मान लेते हैं कि जो कंडक्टर की लेंथ है वो एल है और जो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम ए से इंडिकेट कर देते हैं, लेंथ एल से, एरिया ए से। तो इसके जो डिपेंडेंस की बात हमने बताया रेजिस्टेंस के, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें अगर, सो हम यहाँ पे कर सकते हैं R is directly proportional to
किसके डायरेक्टली है, एल के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। और वही आर की बात जो दूसरे पार्ट में बताया गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन ये है और इन्वर्स मीन्स 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर बात करें तो इसमें क्या देख रहे हैं, आर जो है ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यल के, और आर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/a के। तो ये दोनों आर के ही प्रोपोर्शनल है, तो हम इकट्ठा इनको लिख सकते हैं मिला के, आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली यल एंड इनवर्सली ए। ये चीज़ें हैं। तो हमने बताया था जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल के साइन में चेंज करते हैं तो कोई न कोई वहाँ पे कांस्टेंट आता है, और यहाँ कांस्टेंट आता है रो। ये रो है, रो इंटू यल अपान ए। अब हम रो इक्वल टू कर सकते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा आर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आर इंटू ए बाई एल। तो ये फार्मूला बन जाएगा वेयर रो इज ए कांस्टेंट which is called resistivity। तो ये हम रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या है कि रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल, यहाँ से रेजिस्टिविटी मिलता है। अब रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला हो जाएगा। इसके हम जो है यूनिट्स को फाइंड कर लेते हैं। यूनिट इसकी क्या हो सकती है, तो यूनिट की अगर बात करें फार्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट मिलेगी इसकी, यूनिट ऑफ रो इक्वल टू यूनिट ऑफ आर मीन्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ एरिया डिवाइड बाय यूनिट ऑफ लेंथ यल। अब रेजिस्टेंस की यूनिट को हमने बताया था, इसको हम ओम कहते हैं, जिसको हम साइन ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। यूनिट ऑफ एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और यूनिट ऑफ लेंथ की होती है मीटर। तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओम इंटू मीटर। ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम इंटू मीटर। तो इस तरह से फार्मूला रहा और ये जो है इसकी यूनिट हुई। अब इसके डिपेंडेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी ये एक प्रॉपर्टी, ओनली प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे फार्मूले में लिखा गया है, बिकॉज रेजिस्टेंस के टर्म में हम फार्मूला लेके आए हैं, लेकिन यहाँ एरिया और लेंथ से इसका कोई मतलब नहीं है। कैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ इसकी 1 मीटर हो। एरिया और लेंथ अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग एरिया और लेंथ 1 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, तो रो इक्वल टू आर इंटू 1/1 हो जाएगा, यानी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। उस समय जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होती है, व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। कि जब एरिया और लेंथ दोनों 1 मीटर के, या 1 मीटर लेंथ हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाए, उस समय जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो इस तरह से ये जो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पर, इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये उस पर डिपेंड होती ही नहीं है। ये डिपेंड होती है तो किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इफेक्टेड करता है किसको, रेजिस्टेंस को। और स्पेशली जो बात करें हम रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो अच्छा, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी बात बताई थी, रेजिस्टेंस के बारे में लेकर के, जो इसके डिपेंडेंस की बात है कि जो ये डिपेंड करता है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर और नेचर के ऊपर। तो नेचर मतलब यही है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड उसका नेचर करता है। तो और दूसरी चीज़ उसके अंदर के रेजिस्टेंस की बात करें, वो उसका नेचर है कि किसी भी मेटल के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना अधिक उसका रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह का उसका नेचर है। और नेचर की बात करें तो वही चीज़ है जैसे हमने उसमें बताया था कि सिल्वर ऐसा मेटल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सबसे कम होता है रेजिस्टेंस सिल्वर में। तो ये एप्लियंसेस के लिए जो ये कंडक्टर बनाए जाते हैं, कंडक्टर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता, इसका यूज़फुल ज़्यादा हो पाता अगर हम इसका कंडक्टर बनाते, लेकिन ये कॉस्टली है, ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। और फिर इससे थोड़ा कम स्टेप में तो इससे तो कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन अदर मेटल से कम रेजिस्टेंस होता है, कापर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इनका, तो इनका यूज करते हैं। बाकी रेजिस्टिविटी के बारे में जब हम देख रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह का उसका नेचर है। और अलग अलग मेटल्स के अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। अब एक ही कोई मेटल हम ले लें, ध्यान देंगे हमने बताया अभी कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पर उसका कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ को और बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या रेजिस्टिविटी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या एरिया बढ़ा दें, जैसे एरिया मीन्स यही क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम बढ़ा दें, मोटा कर दें या कम कर दें, तो इससे भी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रेजिस्टिविटी जो मटेरियल है उसका सेम उतना बना रहेगा, एक फिक्स रेजिस्टिविटी होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू ये है, तो फिक्स रेजिस्टिविटी होती है। तो अब इस रेजिस्टिविटी पे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं, जिससे कि इस बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे आप इजीली जो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये रहा हमारा एग्जांपल क्वेश्चन। ए कापर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section 1.7 into 10 power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 power minus 2 ohm. Calculate the resistivity of the copper. हमने बताया था न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करते हैं, पहले जितनी क्वांटिटीज दी गई हैं उन क्वांटिटीज को नोट कर लेते हैं। तो क्वांटिटीज इसमें क्या क्या दी गई हैं, पहला तो दिया लेंथ, लेंथ को हम एल से, सॉल्यूशन की बात करें अगर हम तो लेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, एल से, L इक्वल टू 2 मीटर है। सेकेंडली है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को A से 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। और थर्ड क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका दिया गया है R इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 ओम। अब हमें फाइंड जो करना है उसको लिख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू, रो बोलते हैं इसको, तो रो इक्वल टू में फाइंड करना। अब जब सब चीज़ हमारे पास हो गई तो इनमें हम रिलेशन देखते हैं किस टाइप का रिलेशन है, कैसा फार्मूला बनता है इनसे। तो फार्मूला हम जानते हैं, रो इक्वल टू क्या मिला था हमें, R इंटू ए अपान एल, ऐसा। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, R की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2, और पान यल की वैल्यू है 2 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1.7 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2। जब भी 10 की पावर है तो मल्टीप्लाई करते समय हम ऐड कर लेते हैं पावर को, और दोनों माइनस माइनस इसलिए ऐड हो जाएंगी, -4। इतना ओम इंटू मीटर आ जाएगा। ये कापर की रेजिस्टिविटी होगी, और कापर की जो रेजिस्टिविटी ये होगी ये हमेशा फिक्स रहेगी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ें। तो इस तरह से ये रेजिस्टिविटी फाइंड हम कर सकते हैं, इसी फार्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली जो है। और अब रहेगी बात जो हम एप्लियंस यूज करते हैं, जैसे देखते नहीं है कि आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन
प्रेस जो जिसको हम कह सकते हैं या इस्त्री बोलते हैं, आयरन में हम एलॉय यूज़ करते हैं, नाइक्रोम जिसको बोलते हैं। तो एलॉय क्या है? एलॉय को जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो एक नए टाइप का मेटल बनता है जिसको हम एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से उसका हम ये कह सकते हैं कि उसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे हीटनेस बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से जल्दी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये रही रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा, रजिस्टिविटी हमने पढ़ी। अब इसके बाद जो आता है, जैसे देखिए रेजिस्टेंस का वर्क क्या था, हमने बताया कि ये करंट को क्या करता है कि करंट को अपोज करता है, उसका विरोध करता है। जो भी करंट फ्लो कराते हैं हम किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस जो होता है क्या करता है, उसको अपोज करता है करंट को। और रेजिस्टेंस रिलेटेड किससे है? रेजिस्टिविटी से। तो उसका एक मेन नेचर मिल जाता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बनेगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा किसी भी करंट को। अब बात आ जाती है जब हम कई एप्लियंस का यूज करते हैं तो ज़्यादा लेंथ वायर की हमें लगानी पड़ेगी घरों में, और लेंथ जब ज़्यादा लगाएंगे तो हम ये जानते हैं कि लेंथ ज़्यादा होने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जितना हमारी आवश्यकता जितनी होती है उतना करंट हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को, इस कमी को दूर करने के लिए हम रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन बनाते हैं, और वो कम्बिनेशन 2 टाइप का होता है, जिसमें एक टाइप के कम्बिनेशन से जहां हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है जबकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऐसा कम्बिनेशन करते हैं कि रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट अच्छी तरह से हम उसे रिसीव कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं। और दूसरा टाइप ऐसा होता है कि जहाँ पे एप्लियंस हमारे पास कम है, करंट बहुत हाई है, ऐसे कंडीशन में हमें करंट को लो करना पड़ेगा। तो उस समय करंट कब लो हो पाएगा? जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें। तो दूसरे मेथड में हम इस तरह से उसको कंबाइंड करते हैं, कम्बिनेशन उनका बनाते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि करंट क्या होगा? वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों कम्बिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।